प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्लोज पैकिंग की थी। अब उसके बाद छोटे छोटे इसमें टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था उसमें। फिर से हम इसको अलग से करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे? कोऑर्डिनेशन नंबर आपको तीन तरह से पूछा जाएगा। एक तो पूछेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है क्लोज पैकिंग में क्या होगा। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर था आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें आयन का पूछेंगे आपको। जैसे सोडियम क्लोराइड है, आपको उसमें पूछा जाएगा बताइए सोडियम आयन का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, जहाँ Cl नेगेटिव आयन का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसी तरह से आगे जाके आपने एक चैप्टर पढ़ना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। वो तो हम डिटेल में बाद में करेंगे। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उनके बारे में कर लेते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ा दिया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ nearest neighbors that a particle has in a unit cell or are close packed structure. It depends upon the structure of unit cell of the crystal. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे आपको मैंने क्लोज पैकिंग में पढ़ाया था। जब हम क्लोज पैकिंग करते हैं तो मैंने बताया था आपको कि डिफरेंट टाइप की क्लोज पैकिंग है। चाहे स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपने पढ़ी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ी। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि हर एक स्फीयर के सराउंडिंग में कितने स्फीयर डायरेक्टली टच कर रहे हैं, वही यहाँ पे मीनिंग है। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर्स वही होंगे जो डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर स्फीयर को टच करेंगे। तो स्फीयर क्या है, पार्टिकल। उसके सराउंडिंग में भी क्या होंगे, स्फीयर, वो भी क्या, पार्टिकल्स। तो एक स्फीयर को कितने स्फीयर्स डायरेक्टली सराउंड कर रहे हैं, वो क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कि जो अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हैं 2 डायमेंशन में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं 2 डायमेंशन में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर हम 3D में चले जाते हैं तो अगर बच्चे आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग का पैटर्न जो है वही अडॉप्ट करते हैं तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर आप जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में फर्स्ट लेयर में जो है स्क्वायर वॉइड्स बने हैं, उसमें वो वाला वॉइड जिसमें 4 स्फीयर टच कर रहे हैं, जहां मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा। अगर वहां पे स्क्वायर जो वॉइड्स हैं वहां पे अगर आप सेकंड लेयर के स्फीयर रखते हो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D दो तरह की होगी। जहां पे आप स्फीयर के ऊपर स्फीयर रखेंगे तो तब बनेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर आप जो स्क्वायर वॉइड्स हैं उनके बीच में स्फीयर रखते हो सेकंड लेयर के, तो थर्ड लेयर के फिर आ जाएंगे फर्स्ट लेयर के ऊपर ही सीधे, तो तब बनता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। और अगर आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जाते हो 3D में, तो मैंने आपको डिटेल में बताया था, चाहे आप करते हो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जहां आप करते हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दोनों ही केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है, 12 रहता है। तो यही मैंने डिस्कस किया है। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और अगर फेस सेंटर है, यानी कि HCP है, सॉरी फेस सेंटर होता है CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, जहां इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। फिर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन इन आयनिक सॉलिड। कोई अगर आपके पास आयनिक सॉलिड है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आयन का किसी भी आयनिक सॉलिड में उस पर्टिकुलर आयन को कितने अपोजिटली चार्ज आयन सराउंड कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी अगर आयनिक सॉलिड है। तो आपने देखा जैसे सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, हम देखेंगे सोडियम आयन है, उसके सराउंडिंग में कितने क्लोराइड आयन है। जहां हम क्लोराइड आयन देखेंगे उसके सराउंडिंग में कितने सोडियम पॉजिटिव आयन है। तो किसी भी आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन सराउंडिंग दैट आयन। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, तो उसमें हर सोडियम आयन के सराउंडिंग में 6 क्लोराइड आयन होते हैं। इसी तरह से हर क्लोराइड आयन के सराउंडिंग में 6 सोडियम आयन होते हैं। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सोडियम आयन का भी 6 है, क्लोराइड आयन का भी 6 है। इसी तरह से अगर हम सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हर सीजियम आयन के सराउंडिंग में 8 क्लोराइड आयन पाए जाते हैं
और हर क्लोराइड आयन के सराउंडिंग में क्या पाए जाते हैं, 8 ही सीजियम आयन पाए जाते हैं। तो जहाँ पे भी दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, सीजियम का भी 8 है, क्लोराइड का भी 8 है। ऐसा नहीं है कि दोनों आयन का ऑलवेज सेम कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर के ऊपर। आगे देखिए, जैसे हमारे पास जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं इसको, उसमें देखा गया है कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन के सराउंडिंग में 4 सल्फाइड H2 नेगेटिव आयन्स होते हैं, और हर सल्फाइड 2 नेगेटिव आयन के सराउंडिंग में 4 जिंक 2 पॉजिटिव आयन होते हैं। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4। इसी तरह से कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, इसमें और भी एग्जाम्पल आते हैं कैल्शियम फ्लोराइड में, तो इसमें सिंपल हमने कैल्शियम फ्लोराइड ही लिया हुआ है। तो हर कैल्शियम 2 पॉजिटिव के इर्द गिर्द 8 फ्लोराइड आयन होते हैं, तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 8। बट हर फ्लोराइड आयन के इर्द गिर्द कितने कैल्शियम आयन होते हैं, 4 होते हैं। तो जहां पे फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कैल्शियम 2 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। इसी तरह से अगर हम एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें आती है एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड की। तो सोडियम ऑक्साइड में क्या है, हर एक सोडियम के सराउंडिंग में 4 O2 नेगेटिव आयन है, और हर O2 नेगेटिव आयन के सराउंडिंग में 8 सोडियम पॉजिटिव आयन है। तो सोडियम पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ और ऑक्साइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ। ये स्ट्रक्चर से पता चलता है बेसिकली, यहाँ पे मैंने आपको शार्ट में लिखवा दिया है, तो जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट इसमें है बच्चे तो नेक्स्ट इसमें बच्चे हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स। तो ये आपने आगे जाके चैप्टर पढ़ना, मैंने आपको पहले भी बता दिया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, वहां पे सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, वहां पे न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े होते हैं बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने काउंट करने हैं, वो होता है सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। पर वो उसको हम उस चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में करेंगे। एक सिंपल सी एग्जांपल लिखी है मैंने, जैसे ये कॉपर का कम्प्लेक्स है टेट्रा अमीन कॉपर सेकंड, इसमें कॉपर के सराउंडिंग में 4 अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है कॉपर का 4। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वॉइड्स और होल्स, जहाँ इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइड। ये भी हम क्लोज पैकिंग में सारा डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम इनको कवर कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के वॉइड्स आपको देखने को मिले थे जब हमने क्लोज पैकिंग की थी। तो 1 डायमेंशन में जब हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास रो तैयार हुई थी, फिर हमने रो को ज्वाइन किया था 2 तरह से, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हमने किया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो वॉइड बनते हैं उनको हम बोलते हैं स्क्वायर वॉइड्स, और जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं उसमें जो वॉइड्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। तो टोटल 4 तरह के वॉइड्स हमें वहां पर देखने को मिले थे। पहला है ट्रायंगुलर वॉइड, जो हमें मिलता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब हम 2 डायमेंशन में करते हैं। फिर आता है स्क्वायर वॉइड, जो हमें मिलता है जब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हैं 2 डायमेंशन में। फिर आता है टेट्राहेड्रल वॉइड, जो हमें तब मिलता है जब हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में जाते हुए हमारे पास 2 तरह की आपके पास चॉइसेस थी, जहां तो आप जो है जो फर्स्ट लेयर है उसके डिप्रेशन में 2 तरह के वॉइड्स थे, दोनों ही ट्रायंगुलर वॉइड थे, ए और बी नाम जिनको दिया था मैंने, जहां तो आप ए ऑक्यूपाई कर सकते थे, जहां बी ऑक्यूपाई कर सकते थे। दोनों में से किसी को भी आप ऑक्यूपाई करो, जब हम एक स्फीयर फर्स्ट लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर रखते हैं तो बनता है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी तरह से जब हम सेकंड लेयर जो रखते हैं, इसको हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी जहाँ पे टेबल ये जो बोर्ड है यहाँ पे दोबारा मैं लिखूंगा, बाकी वाला वॉइड फिर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट बच्चे हम वॉइड कर रहे थे, मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट स्लाइड पे हम दूसरे वॉइड भी डिस्कस करेंगे। तो 4 टाइप के वॉइड्स मैंने आपको बताया।
पहला है स्क्वायरवाइड, फिर ट्रायंगलोवाइड, फिर टेट्राहेड्रोवाइड और ऑक्टाहेड्रोवाइड। स्क्वायरवाइड क्या होता है, जब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हैं 2 डायमेंशन में, तो इस तरह से वाइड एम्प्टी स्पेस मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायरवाइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इन सफियर को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सफियर बनेगा। जहाँ पे सफियर के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है, इसलिए इनको हम ट्रायंगलोवाइड बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायरवाइड बोलते हैं। इसी तरह से टेट्राहेड्रोवाइड क्या होता है, जब हम 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में जाते हैं, तो 2 डायमेंशन में हमारे पास 2 तरह के जो है ट्रायंगलोवाइड बनते थे। मैंने बोला था, एक वो ट्रायंगल जिनके जो अपेक्स होते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं, दूसरे जिनके अपेक्स अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। मैंने कहा था दोनों में से कोई भी आप ऑक्यूपाई कर सकते हो। जब हम सफियर थर्ड लेयर का सेकंड लेयर का सॉरी जब हम सेकंड लेयर का सफियर जो है वो हम रखते हैं ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर, इस तरह से। ये जो रेड कलर का मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने बनाया हुआ है सेकंड लेयर का, और जो ब्लैक सफियर जो है ये फर्स्ट लेयर के हैं। तो ये वाला जो वाइड था, ट्रायंगुलर वाइड जो था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये टेट्राहेड्रोवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन चारों सफियर के जब आप सेंटर ज्वाइन करोगे तो टेट्राहेड्रन शेप बनती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रोवाइड्स बोलते हैं। इसी तरह से लास्ट जो है हमारा है ऑक्टाहेड्रोवाइड। ऑक्टाहेड्रोवाइड क्या है, जब हम सेकंड लेयर से थर्ड लेयर में जाते हैं तो हमारे पास एक तो बचे होते हैं, दोनों ए में से या बी में से कोई एक बचा होता है। मान लीजिए ए बचा है और बी ऑक्यूपाइड है। अब जब हम थर्ड लेयर रखते हैं, थर्ड लेयर में भी हम जो नया वाइड बनता है सी, उसको ऑक्यूपाई करते हैं, और बी जो हमारा ए है वो फिर खाली रह जाता है। तो उसमें जो खाली स्पेस आती है, एम्प्टी स्पेस जो होती है, वाइड जो होता है, जो पहले 2D में ट्रायंगुलर वाइड था, अब वो सेकंड लेयर जब हमने रख दी उसमें इस तरह से रखी कि उसमें जो हमारे जो वाइड है उसको 6 जो हैं सफियर टच करते हैं, जिस तरह से ये दिखाया हुआ है। ये फर्स्ट लेयर के हैं और ये आगे आपके जो ब्लैक कलर में दिखाया है वो फर्स्ट लेयर है, और जो रेड कलर में है वो सेकंड लेयर है। तो ये वाला जो ट्रायंगुलर वाइड था, ये जो फर्स्ट लेयर में ये ट्रायंगुलर वाइड था, सेकंड लेयर में ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रोवाइड। क्यों? क्योंकि इनके सफियर के सेंटर जब आप ज्वाइन करते हैं तो क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल बनती है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रोवाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने सबकी लिखी है ट्रायंगुलर की, आपको पहले बता दी मैंने। द वाइड इनक्लोज्ड बाय, 2 बार लिख दिया है, इसको एक बार हटा देते हैं। द वाइड इनक्लोज्ड बाय 4 सफियर्स इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन इज नोन एज स्क्वायर वाइड, is known as square void, as shown as is known as square void as shown in figure A. Then tetrahedral void क्या है, the void enclosed by 4 spheres, then spheres of second layer in SCP, जहाँ क्यूबिक क्लोज पैकिंग करते हैं, दोनों में से कोई भी आप पैटर्न अडॉप्ट करते हैं, और प्लेस्ड इन ट्रायंगुलर वाइड्स इज नोन एज टेट्राहेड्रोवाइड एज शोन इन फिगर। ये आपका आ गया। इसी तरह से फिर आपका आ गया ये बच्चा स्क्वायर, इसमें स्क्वायर वाइड में फिगर आपकी आएगी बी फिगर आएगी, वो ट्रायंगुलर वाइड के लिए ए है। इसी तरह से जब हम इनको क्या करते हैं, मैंने बोला आपको, जब इनके सेंटर ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, टेट्राहेड्रल बनता है। ऑक्टाहेड्रोवाइड क्या था, वाइड इनक्लोज्ड बाय 6 स्फीयर, 3 फर्स्ट लेयर के और 3 सेकंड लेयर के स्फीयर जो हैं वो इनक्लोज कर रहे हैं उस स्पेस को, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रोवाइड बोलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने नोट करनी है, वो है जब मान लीजिए हम टोटल n पार्टिकल्स पैक कर रहे हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, हमने सपोज कर लिया हम टोटल कितने पार्टिकल पैक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं n। तो व्हेन टोटल n पार्टिकल्स आर पैक्ड, तो याद रखिए ट्रायंगुलर वाइड्स कितने फॉर्म होते हैं, 8 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, 8 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, 8n, मतलब 8 टाइम्स ज़्यादा बनेंगे। अगर आपने 10 पार्टिकल पैक किए हैं तो 80 जो है हमारे क्या बनेंगे, ट्रायंगुलर वाइड्स बनेंगे। ऑक्टाहेड्रोवाइड कितने बनते हैं, जितने पार्टिकल आपने पैक किए हैं, जाने कि हर पार्टिकल के पीछे एक जो है ऑक्टाहेड्रोवाइड बनता है। अगर आपने 10 पार्टिकल पैक किए तो 10 हमारे क्या बनेंगे, ऑक्टाहेड्रोवाइड्स बनेंगे। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रोवाइड कितने हैं, वो डबल बनते हैं, 2 टाइम्स नंबर ऑफ पार्टिकल पैक। तो ये तीनों चीज़ें आपने नोट रखनी है कि नंबर ऑफ ट्रायंगुलर कितने होते हैं, 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रोवाइड होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल पैक्ड, एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रोवाइड इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल पैक्ड।
नेक्स्ट बच्चे आपने एक और बात नोट करनी है, रेडियस रेशो क्या है डिफरेंट डिफरेंट वॉइड में। रेडियस रेशो हम अलग से फिर डिफाइन करेंगे आपको, जहाँ पे रेडियस रेशो का मतलब है कि जहाँ पे जो वॉइड है इसकी रेडियस कितनी, इसका साइज क्या होगा, और जो सफियर है इसका साइज क्या है। तो अगर हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ वॉइड लेते हैं, जो वॉइड बने हैं इनकी रेडियस लेते हैं डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सफियर लेते हैं। जहाँ पर ट्राइंगल वाइड आप बोलेंगे, जहाँ पे सर इसकी रेडियस कैसे लेंगे, बेसिकली आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो वाइड्स हैं जहाँ पे भी पार्टिकल्स रखेंगे वो भी हम एज ए सफीर लेके चलेंगे। तो जहाँ पे जो पार्टिकल स्फेरिकल इनके बीच में रखेंगे, बेसिकली उनका रेडियस लेना है हमने। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सफियर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस रेशो। सिंपल वर्ड में बेसिकली जहाँ वाइड की रेडियस नहीं आएगी, ये आएगी रेडियस ऑफ जो वहाँ पे वाइड के अंदर पार्टिकल रखा गया होगा। इस साइज के पार्टिकल से छोटा पार्टिकल ही यहाँ पे रखा जा सकता है, इससे बड़ा नहीं रखा जा सकता, तो वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप पे नोट रखना है कि रेडियस रेशो जो है ट्रायंगल वाइड की कितनी होती है, 0.155 होती है। रेडियस रेशो इन टेट्राहेड्रल वाइड कितनी होती है, 0.225 होती है। रेडियस रेशो इन ऑक्टाहेड्रल वाइड कितनी है, 0.414 होती है। और रेडियस रेशो इन स्क्वायर वाइड कितनी होती है, 0.732 होती है। ये आपने ये याद रखना है। चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेडियस रेशो एंड रेडियस रेशो रूल। तो रेडियस रेशो क्या है बच्चे, अभी पीछे भी हमने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया उसके बीच में। रेडियस रेशो क्या है, द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इज नोन एज रेडियस रेशो। कोई भी अगर आपके पास आयनिक सॉलिड है उसमें कैटायन होगा और क्या होगा, एनायन होगा। तो कैटायन की रेडियस को डिवाइड करना है किससे, अनायन की रेडियस से। ये जो रेशो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशो बोलते हैं। तो रेडियस रेशो किस तरह होता है, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो याद रखिए बच्चे, जितना रेडियस रेशो ज़्यादा होगा उतना ही जो है रेडियस ऑफ कैटायन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बेसिकली रेडियस रेशो तब ज़्यादा आएगा जब रेडियस ऑफ कैटायन ज़्यादा होगा। बेसिकली देखिए, अगर न्यूमरेटर हाई होगा और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, उस केस में जो रेशो आती है वो ज़्यादा आती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर रेडियस रेशो ज़्यादा है, इट मीन्स कैटायन की रेडियस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज़्यादा हाई होगा। क्यों ज़्यादा होगा, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने एक चींटी को पकड़ना है, तो चींटी को साइमल्टेनियसली कितने आदमी पकड़ सकते हैं, अगर आप पकड़ना चाहें, 1 2 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 3 4 पकड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा, क्योंकि चींटी का साइज़ बहुत छोटा है। अगर वही मैं कहूँ कि आपने हाथी को साइमल्टेनियसली हाथ लगाना है तो कितने लोग लगा सकेंगे, हाथी का साइज़ बहुत बड़ा है। तो आप तो वही हैं, आप जो है जहाँ चींटी को आप 2 बंदे या 3 आदमी पकड़ पा रहे थे, अब हाथी को हम 20 भी एक साथ हाथ लगा सकते हैं। तो जो जिसको आपने पकड़ना, बेसिकली जहाँ पे आपको जो वॉइड है, बेसिकली यहाँ पे आपने जब हम पैकिंग करेंगे आगे जाके आयनिक सॉलिड कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जनरली पैकिंग जो होती है वो एनायन की होती है। जो अभी आपने क्लोज पैकिंग पढ़ी है उसमें जो पैकिंग होती है बेसिकली वो एनायंस की होती है, और जो वहाँ पे वॉइड्स होते हैं वहाँ पे कैटायन जाके बैठता है। तो कैटायन जो है वो कितना जो वॉइड का साइज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वॉइड का साइज अगर छोटा है तो कैटायन छोटा बैठेगा, अगर वॉइड का साइज बड़ा है तो कैटायन वहाँ पे बड़े साइज का होगा। अब वो जो वॉइड है वहाँ पे जब कैटायन बैठ गया, अगर कैटायन मान लीजिए मैंने बोला चींटी है, तो उसके इर्द गिर्द जो है सफियर वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, उसको अटैच करने वाले भी कम होंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेडियस रेशो जो है वो कम हो जाएगी। और जितना कैटायन का साइज ज़्यादा होगा, मतलब वॉइड जितना बड़ा होगा, तो उसके सराउंडिंग में सफियर भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जैसे मैंने आपको हाथी वाली एग्जांपल दी कि अगर वो वॉइड हाथी है तो सफियर हम उसको टच कर रहे हैं, हम सफियर्स हैं, तो हम ज़्यादा लोग उसको टच कर सकते हैं। तो वही उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे रेडियस रेशो का हमें इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि रेडियस रेशो से हमें एक तो हमें यह पता चल जाता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। रेडियस रेशो और कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशो रूल बोलते हैं। रेडियस रेशो से ही हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का आइडिया मिलता है। रेडियस रेशो
लो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा, रेडियस रेशियो हाई है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। जैसे ये टेबल बनाया गया है तो यहाँ पे रेडियस रेशियो लिखी हुई है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे अगर रेडियस रेशियो 0.155 से लेके 0.225 तक रहती है तो याद रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है पॉसिबल, मैक्सिमम 3 हो सकता है, 3 से ऊपर ज़्यादा स्फीयर उस को जो वाइड है उसको टच नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो एनाइन है वो उस कटाइन को मैक्सिमम कितने सराउंड कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। और जो एग्जाम्पल है उसमें बोरान ट्राइऑक्साइड के एग्जाम्पल आप ले लीजिए। इसी तरह से अगर रेडियस रेशियो 0.225 से लेके 0.414 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और एग्जाम्पल जैसे जिंक सल्फाइड है, कॉपर क्लोराइड है। इसी तरह से अगर रेडियस रेशियो 0.414 से लेके 0.732 तक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और जो ज्योमेट्री है अरेंजमेंट कैसे होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड। और अगर रेडियस रेशियो 0.732 से लेके 1 तक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। और स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक। एग्जाम्पल इसमें आप सीजियम क्लोराइड के ले सकते हो, सीजियम ब्रोमाइड के ले सकते हो। तो बच्चे रेडियस रेशियो के ऊपर आप क्वेश्चन दिया जा सकता है, उसका आपको रेडियस ऑफ टाइम दिया हो, रेडियस ऑफ एनाइन दिया हो और आपको पूछें बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपने सबसे पहले क्या निकालनी है, रेडियस रेशियो निकालनी है। वो देखिए किस पे फॉल करती है, इस वाले रेंज में आती है, इसमें आती है, इसमें आती है, इसमें आती है। वहां से आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल देंगे, फिर हम क्या बताएंगे, स्ट्रक्चर निकालेंगे। तो इसकी हम एक एग्जांपल करेंगे अभी आपके सामने। चलिए बच्चे रेडियस रेशियो के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है 2 ions A positive and B negative have radii 88 and 200 picometer respectively in the close packed crystal of compound AB. Predict the coordination number of A positive. तो आपको एक क्रिस्टल पैक स्ट्रक्चर दिया गया, उसमें दो आयन है, एक कटायन है ए पॉजिटिव और एक अनायन है ए नेगेटिव। कटायन की रेडियस आपको दी है 88 पिकोमीटर और अनायन की रेडियस दी गई है आपको 220 पिकोमीटर। तो आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर ए पॉजिटिव का क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस रेशियो, क्योंकि वहीं से आपको आइडिया मिलेगा। तो रेडियस रेशियो किसके बराबर आएगी, सबसे पहले लिखिए रेडियस ऑफ कटायन दी है कितना है, रेडियस ऑफ अनायन कितना है। रेडियस रेशियो किसके बराबर होती है, फार्मूला लिखिए रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन। तो रेडियस रेशियो किसके बराबर आएगी, 88 डिवाइडेड बाय 200 पिकोमीटर से पिकोमीटर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 0.44 आएगा। तो 0.44 जो किसमें फॉल करता है, 0.414 से लेके 0.732 के बीच में लाई करता है। तो अगर आप पीछे वाला टेबल देखिए तो आपको पता चल जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ए पॉजिटिव का 6। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे, बहुत सारे न्यूमेरिकल जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है उसमें देख सकते हैं, आप कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बट जेके बॉस में इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं, तो हमने पूरा जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंगली चलना है। वैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसके ऊपर, आप खुद एक्सरसाइज जो है सॉल्व कीजिए, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करना चाहते हैं। तो इसके रिलेटेड इतना ही है रेडियस रेशियो के रूल के रिलेटेड। फिर नेक्स्ट हमारा एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, एटम्स ऑफ द एलिमेंट बी, बी जो है बेसिकली अनायन है, मेकअप सीसीपी, उसकी कौन सी स्ट्रक्चर है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, उसका जो पैकिंग हो रही है बी यहाँ पे हम पैक कर रहे हैं तो उसकी पैकिंग कौन सी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। एंड दोज एलिमेंट ए, जो ए पार्टिकल है, ए एटम्स है, वो कहाँ पे है, वो बेसिकली कटायन है। कहाँ पे है, वो जितने भी ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बन रहे हैं वहाँ पे प्रेजेंट है। यानी कि ए जो है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑल द ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। तो आपको ये बताना है फार्मूला क्या होगा कंपाउंड का। तो ऐसे क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करने हैं, आपको मैंने पहले ही पीछे नोट में लिखवाया कि अगर n पार्टिकल्स पैक होते हैं तो नंबर ऑफ ट्रायंगुलर बॉन्ड कितने होते हैं, 8 टाइम्स n। ऑक्टेट बॉन्ड कितने बनते हैं, जितने पार्टिकल पैक होते हैं वो n ही बनेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने बनते हैं, वो बनते हैं डबल बनते हैं किससे,
जितने आपने पार्टिकल पैक किए होंगे। तो सपोज कर लीजिए नंबर ऑफ बी एटम्स क्यूबिक क्लोज पैक, टोटल आपने बी कितने पार्टिकल पैक किए हैं, वो मान लीजिए n है। कितने हैं? n है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, वो भी कितने बनेंगे? n बनेंगे, क्योंकि जितने पार्टिकल आप पैक करोगे उतने ही आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। तो ए सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, इट मीन जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं उतने ही ए पार्टिकल होंगे। तो देयरफॉर since A occupy all the octahedral voids, therefore number of atoms of A कितना आएंगे? n। तो हमें दोनों के एटम पता चल गए हैं, B के भी n है और A के भी क्या है? n है। तो रेशो क्या आएगी जिसमें A और B आपस में कंबाइन हो रहे हैं? तो रेशो इन विच A and B आर प्रेजेंट, A is to B is equal to क्या आएगा? n is to n। ऊपर मैंने कैपिटल n लिखा है, जहां स्मॉल लिख दिया। आप आपकी अपनी मर्जी, जैसे मर्जी लिख लीजिए, कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, दोनों चलेगा। तो रेशो क्या आएगी? A is to B इक्वल टू क्या आएगा? n is to n। तो n से n चला जाएगा, देयरफॉर A is to B क्या आएगा? 1 is to 1। मतलब इस कंपाउंड में जितने A हैं उतने ही B हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? AB। हैंस द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज AB। इस तरह का न्यूमेरिकल आपको और भी पूछ सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बजाय टेट्राहेड्रल वॉइड में आधे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 1/4 ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन आएगा। तो एक और हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। फिर बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP की जो बी एलिमेंट है उसकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो रही है, एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड? कह रहा है कि बी की क्लोज पैकिंग हो रही है, कौन सी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ए जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? जो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं 2/3, मतलब सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, उसमें से 2/3 जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो कैसे निकालना है इसको? सबसे पहले आप मान लीजिए हमारे बी पार्टिकल कितने हैं। तो लेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी इज इक्वल टू n। तो हम बी जो है n पैक हो रहे हैं। तो अब आपको पता ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनते हैं? ट्वाइस बनते हैं, जो आपको पहले बताया। तो 2 टाइम्स n आ गया। अब नंबर ऑफ ए एटम्स आप निकाल सकते हो, वो किसके बराबर है? 2/3 है इसका। तो 2/3 इंटू नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2/3 इंटू 2n, तो आ जाएगा 4/3n। अब रेशो जिसमें ए और बी प्रेजेंट है वो क्या रेशो है? A is to B किसमें प्रेजेंट है? A कितने हैं? 4/3n, और B कितने माने हमने? n। तो जी आ गई रेशो 4/3n is to n। तो 4/3 is to 1 आ गई। A by B क्या आएगा? 4/3/1। A by B क्या आ जाएगा? 4/3। A is to B क्या आएगा? 4 is to 3। therefore फार्मूला A कितने हो गए? 4, B कितने हो गए? 3। तो फार्मूला क्या आ जाएगा? A4B3। इसी तरह से दूसरा न्यूमेरिकल है इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एनायंस B हैव CCP की जो एनायन B है उसकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो रही है। उसकी क्या हो रही है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो रही है। एंड कैटायंस A आर इक्वली प्रेजेंट बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। कहता है B की क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो रही है और A जो है वो इक्वली प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और टेट्राहेड्रल वॉइड में। जाने की जितना वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है उतने ही टेट्राहेड्रल वॉइड भी ऑक्यूपाई कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन वो बता रहा है कि अगर सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो बताइए कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। सिमिलरली जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया वैसा ही हमने करना है। सपोज कर लीजिए बी हमारे कितने हैं? n पार्टिकल हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? वो भी n बनेंगे। ये जहाँ बल्ब की लाइट आ रही है इससे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा क्लोज लिया